हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से सपना स्टडी आईक्यू पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश यानी कि खिलजी वंश के बारे में। इस वीडियो से पहली वाली जो वीडियो मैंने बनाई थी उस वीडियो में हमने गुलाम वंश को कवर किया था। तो आई होप आपको गुलाम वंश से जितने भी डाउट रहे होंगे वो सारे आपके क्लियर हुए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो खिलजी वंश था उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक, यानी कि खिलजी वंश का जो शासन रहा वो केवल 30 वर्षों तक रहा। तो सबसे पहले हम देखेंगे खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी। तो खिलजी वंश की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 13 जून 1290 ईस्वी को, और खिलजी वंश की स्थापना जो की थी वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना की गई थी, तथा जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसने गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था क्यूमर्स, तो क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला है अन्य वंशों की अपेक्षा, यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो अन्य राजवंश है जैसे हो गया गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो इन वंशों की अपेक्षा जो खिलजी वंश है उसका शासन सबसे कम समय तक रहा। यानी कि आपको ध्यान रखना है जो खिलजी वंश है उसका जो टाइम पीरियड रहा वो केवल 30 वर्षों तक रहा, जो कि 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा। और खिलजी वंश का जो शासन काल था वो अन्य राजवंशों के हिसाब से कम रहा था। अब हम देखेंगे खिलजी वंश के प्रमुख शासक। तो खिलजी वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनमें प्रथम नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी का, जिसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी कहा जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा था वो रहा था 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक। और इसके बाद जो अगला शासक बना था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही भांजा या फिर दामाद था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही दामाद था या फिर ये भतीजा था। पहले ये भतीजा था और बाद में ये फिरोज खिलजी की पुत्री के साथ विवाह करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद भी बन जाता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका टाइम पीरियड होता है 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। और जो खिलजी वंश में सबसे प्रमुख शासक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सारा इस वीडियो में कवर किया है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो शासक आया था वो आया था शिहाबुद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल 1316 ईस्वी में रहा। अगला जो शासक आया था वो आया था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसका जो टाइम पीरियड था वो था 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक। और अगला और लास्ट जो शासक होता है खिलजी वंश का वो होता है नसीरुद्दीन खुसरव शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरव शाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो 12 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक रहता है, यानी कि ये कुछ ही दिनों तक शासन करता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले जो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जिसने खिलजी वंश की स्थापना की थी वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसका जो टाइम पीरियड था वो रहा 1290 ईस्वी से लेकर 1296 ईस्वी तक, यानी कि इसने 6 वर्षों तक शासन किया था। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसी ने ही 1290 ईस्वी में गुलाम वंश के अंतिम शासक जिसका नाम था क्यूमर्स, तो क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो 70 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि अत्यधिक वृद्ध अवस्था में इसने राजगद्दी प्राप्त की थी। और क्वेश्चन बनता भी है कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने वृद्धावस्था में जो है राजगद्दी प्राप्त की थी, तो वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 70 वर्ष की आयु में। अगला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्यारोहण केकुबार द्वारा बनाए गए किलोखरी के महल में हुआ था, यानी कि जो किलोखरी का महल है उसका निर्माण करवाया था केकुबार ने। और केकुबार गुलाम वंश का एक शासक होता है। तो जो जलालुद्दीन होता है वो अपना जो राज्यारोहण कराता है वो किलोखरी के ही महल में करवाता है, जो कि दिल्ली के पास ही स्थित था किलोखरी महल। और जलालुद्दीन अपनी राजधानी भी किलोखरी को ही बनाता है, क्योंकि ये वृद्धावस्था में इसने राजगद्दी प्राप्त की थी तो ये शांति का माहौल चाहता था।
इसीलिए इसने दिल्ली में ना रहकर दिल्ली के पास ही खिलोखरी नामक स्थान पर राजधानी बनाई और वहीं पर अपना राज्यारोहण भी कराया, यानी कि वे वहीं निवास करता था शांतिपूर्वक ढंग से रहने के लिए। अब आगे हम देखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय की प्रमुख घटनाएं, यानी कि उसके समय में कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण हैं जो कि अब आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहला जो अलाउद्दीन खिलजी के समय की प्रमुख घटना है वो हुई थी 1290 ईस्वी में। तो 1290 ईस्वी में जो कड़ा का सूबेदार था जिसका नाम था मलिक छज्जू, तो मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था 1290 ईस्वी में। और इस विद्रोह को जो है सुल्तान का मतलब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया था, यानी कि मलिक छज्जू की इस विद्रोह में हार हुई थी। अगली जो प्रमुख घटना है वो 1291 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो सुल्तान था, सुल्तान का मतलब यहाँ पर आप देखोगे जलालुद्दीन खिलजी, जब भी सुल्तान का नाम आएगा तो जलालुद्दीन खिलजी को संबोधित करेगा, तो आप समझ लेना। तो सुल्तान ने रणथंभौर पर अभियान किया था, यानी कि जो रणथंभौर का क्षेत्र है वहां सुल्तान के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था, लेकिन किले की कठोरता से भयभीत होकर सुल्तान ने अभियान वापस ले लिया। जिस समय यहाँ का शासक था हामिर देव, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने रणथंभौर के लिए अभियान तो चलाया था, लेकिन जब वो किले के पास जाता है तो उसकी सेना को देखकर, उसकी सुदृढ़ता को देखकर वो जो अपना अभियान है उसे वापस ले लेता है, क्योंकि वो डर जाता है, भयभीत हो जाता है, उसे संभावना होती है अपनी हार की। तो इसीलिए जो है सुल्तान होता है जो वो अपना अभियान वापस ले लेता है। और इस टाइम पे जो रणथंभौर का शासक था वो था हामिर देव, ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है 1290 ईस्वी में मंगोलों ने अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में आक्रमण किया था, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय मंगोलों का भी आक्रमण हुआ था, जो कि अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में हुआ था 1292 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध में भी क्या होती है, मंगोलों की पराजय हो जाती है और सुल्तान की विजय हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय आक्रमण किया था 1292 ईस्वी में, जिसमें मंगोलों की हार हो जाती है। अगली इंपॉर्टेंट घटना है 1296 ईस्वी की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी मैंने बताया था आपको कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का ही दामाद या भतीजा होता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके नेतृत्व में देवगिरी अभियान चलाया जाता है, और इस अभियान में सुल्तान ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को पराजित करके अपार धन की प्राप्ति की थी। तो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है देवगिरी का अभियान करता है और वहां के शासक को पराजित कर देता है और वहां से अपार मात्रा में धन की प्राप्ति करता है। लेकिन इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो क्या कर देता है, राजा के साथ धोखा कर देता है। इसमें वो अपार संपदा जो प्राप्त करता है उस संपदा में से आधा हिस्सा अपने पास रख देता है और आधा जो है सुल्तान को दे देता है। बाद में जाकर जब सुल्तान को यह बात पता चलती है तो वो अलाउद्दीन खिलजी को दरबार में बुलाता है। तो जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो दरबार में जाता है और जब उसे पता चलता है कि सुल्तान को मेरे धोखे के बारे में पता चल चुका है, तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज की हत्या कर देता है और उसकी हत्या के बाद 1296 ईस्वी में खुद को सुल्तान बता देता है या खुद को सुल्तान बना देता है। तो इसी तरीके से जलालुद्दीन फिरोज की हत्या होती है उसी के ही भतीजे और दामाद के द्वारा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो 1296 ईस्वी में कड़ा में सुल्तान की हत्या कर देता है और उसके बाद स्वयं को शासक घोषित कर देता है। तो अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी को, जो कि अगला शासक बनता है खिलजी वंश का, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि इसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपकी एग्जाम्स में। तो अब देखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक होता है और ये जो है 20 वर्षों तक शासन करता है। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है उसकी हत्या करके 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके बचपन का नाम होता है अली तथा गुरसासिया, यानी कि जो इसका वास्तविक नाम होता है वो होता है अली तथा गुरसासिया। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो क्या होता है, बिना माँ बाप के संतान होता है, यानी कि जब अलाउद्दीन छोटा होता है तो उसी टाइम पे जो है उसके माता पिता की हत्या हो जाती है, यानी कि अलाउद्दीन की कम ही उम्र में उसके माता पिता की हत्या हो जाती है। उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसका जो पालन पोषण करता है वो करता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी।
यानी कि अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा होता है। और उस टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी होता है उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो अपनी पुत्री का विवाह कर देता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। और इसी कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो है भतीजा भी होता है, प्लस उसका दामाद भी होता है। और आगे चलकर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो अलाउद्दीन खिलजी के जो बचपन का नाम था वो था अली तथा गुरसाशिया। अगला है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने राजत्व का सिद्धांत की स्थापना की थी और इसने धर्म तथा शासन को अलग रखा तथा इस्लाम धर्म के अनुसार काम नहीं किया, ना ही खलीफाओं की मान्यताओं को स्वीकार किया। अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व की एक प्रमुख विशेषता थी, वो थी निरंकुशता। अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने भी सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में, उन्होंने जो अपने शासन की शुरुआत की थी वो की थी खलीफाओं की मान्यताओं को मानते हुए, यानी कि वो उनका कहा मानते थे। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने कहा कि जो धर्म है और जो शासन है उसको अलग अलग रखना चाहिए। मैं ना तो खलीफाओं की मान्यताओं को मानूंगा, ना ही उनके कहे अनुसार कार्य करूंगा। मैं राजा हूँ तो मैं अपने अनुसार ही कार्य करूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजत्व के सिद्धांत में ये व्यवस्थाएं अपनाई, यानी कि वो खलीफाओं के द्वारा कोई भी कार्य नहीं करेगा, न ही उनकी दी हुई मान्यताओं को मानेगा। और इसका जो प्रमुख विशेषता थी राजत्व के सिद्धांत की वो थी निरंकुशता। यानी कि जो निरंकुशता होती है उसमें जनता की भलाई को ना देखते हुए बल्कि राजा की भलाई को पहले रखा जाता है। तो ये जो राजत्व के सिद्धांत की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत में, उसकी स्थापना करने वाला प्रथम शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी थी। अगला है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर-ए-सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपने सिक्कों पर सिकंदर-ए-सानी गुदवाया था, जिसका अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। अगला अब देखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक व्यवस्था को। तो सैनिक व्यवस्था में प्रथम जो मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है घोड़े दागने तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा। यानी कि उसने घोड़ों को दागना शुरू किया, प्लस जैसे आजकल के समय में होता है ना, सैनिकों का हुलिया लिखा जाता है। यानी कि इसने क्या किया, सैनिकों का स्केच बनाना शुरू कर दिया, यानी कि उनके चित्र बनाना शुरू किया कि ये लोग हमारी सेना में शामिल है। तो सैनिकों का पूरा हुलिया रखने की व्यवस्था किसने शुरू की थी दिल्ली सल्तनत में, तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और अगला है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने स्थायी सेना की भी स्थापना की थी। यानी कि जो एक बार सेना में शामिल हो गया वो हमेशा के लिए सेना में शामिल ही रहेगा, उसे जो है बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो स्थायी सेना की स्थापना करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं सैनिक व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी की, कि उसने घोड़ों को दागा था, प्लस उसने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी और इसने स्थायी सेना की स्थापना की थी। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में, वो देखेंगे राजस्व एवं कर व्यवस्था में बदलाव। तो इसने क्या किया था, कर व्यवस्था में किस तरीके से इसने बदलाव किया था वो हम देखेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लूटे हुए धन से सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 75% कर दिया। क्योंकि इस टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम था उस टाइम पे मंगोलों का भी बहुत ज्यादा आक्रमण होता था, प्लस इस टाइम पे जो अमीर होते थे, सूबेदार होते थे, वो भी जो है राजा के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करते थे। तो उनसे लड़ने के लिए, अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए इसे धन की आवश्यकता थी। तो उसने जो है करों में बढ़ोतरी की थी। तो सबसे पहले जो उसने कर में बढ़ोतरी की थी वो की थी लूटे हुए धन में। तो जो लूटा हुआ धन होता था, जब पहले के सुल्तान थे तो उनमें सिर्फ सुल्तान का 25% हिस्सा होता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने लूटे हुए धन में सुल्तान का हिस्सा 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। और इस टाइम पे जो लूटा हुआ धन होता था उसको खम्स कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसने लूटे हुए धन का जो हिस्सा है उसमें जो सुल्तान का हिस्सा होता है उसको 75% कर दिया, 25% से बढ़ाकर। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व का कर बढ़ाकर
उपज का 33% कितना होता है, 1/3% से बढ़ाकर 50%, यानी कि 1/2% कर दिया। यानी कि इसने जो उपज का हिस्सा है जिसमें सुल्तान का जो भाग होगा वो 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। यानी कि जो पहले के सुल्तान होते थे वो सिर्फ उपज का 33% हिस्सा लेते थे, लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो इसने इस राजस्व का हिस्सा जो है 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया। यानी कि अब सुल्तान को उपज का 50% हिस्सा मिलेगा। अगला जो इसने बदलाव किया था कर में, वो किया था इसने 2 नए कर लगाए थे। पहला लगाया था उसने चराई कर और दूसरा लगाया था उसने मकान या फिर घड़ी कर। तो जो चराई कर होता था वो उन लोगों पर लगाया जाता था जो कि अपने दुधारू पशुओं को चराने के लिए चारागाह में ले जाते थे, और उन चारागाहों का जो है कर लिया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उन पशु चारकों से। और अगला था मकान कर, यानी कि जितने भी लोग घरों में निवास करते हैं, अपने मकानों में निवास करते हैं, तो उन मकानों का भी उनको कर देना पड़ता था। अगला है जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने राजस्व को जमा करने के लिए, यानी कि वो जितना भी कर वसूलता था, जितना भी राजस्व वसूलता था, उसको जमा करने के लिए एक पद की नियुक्ति की थी जिसको कहते थे मुस्तक राज। एक अधिकारी होता था जो कि क्या करता था, संपूर्ण कर और संपूर्ण राजस्व को जमा करता था और उसका हिसाब रखता था और सुल्तान के पास देता था। अगला जो इसने बदलाव किया था वो किया था कि राजस्व को जमा करने के लिए इसने एक विभाग भी बनाया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तक राज। यानी कि इस विभाग के द्वारा संपूर्ण राजस्व वसूला जाएगा। यानी कि जो दीवान ए मुस्तक राज विभाग है उसमें अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था और उन अधिकारियों को कहा जाता था मुस्तक राज। तो ये जो मुस्तक राज होते थे वो कर को वसूल कर दीवान ए मुस्तक राज में रख देते थे उस विभाग में, और उसके बाद उसका हिसाब किताब करके राजा के पास या फिर सुल्तान के पास दे देते थे। तो मुस्तक राज और दीवान ए मुस्तक राज आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला है अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को गुजरात से 1000 दीनार में खरीदा था। इसी कारण जो मलिक काफूर है उसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है, तो ये उसके ज्यादा करीबी होता है जिसको वो खरीदता है कहाँ से, गुजरात से, और 1000 दीनार में खरीदता है। तो इसीलिए जो मलिक काफूर है उसको 1000 दीनारी भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, यानी कि इसने भारत में कौन कौन सी इमारतें बनाई थी। तो सबसे पहला है दिल्ली में अलाई दरवाजे का जो निर्माण कराया था वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जो अलाई दरवाजा है वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अलाई का दरवाजा है जिसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और ये दिल्ली में स्थित है। तो जो अलाई दरवाजा है वो मुख्य दरवाजा है किसका, कुतुब मीनार का। अगला है दिल्ली में 1000 खंबा महल भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। यानी कि जो दिल्ली का 1000 खंबा महल है उसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। और तीसरा जो इसने निर्माण कार्य कराया था वो कराया था दिल्ली का सीरी के किला का निर्माण। तो जो सीरी का किला है जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापति कौन कौन से थे, तो उसमें जो प्रथम नाम आता है वो आता है उलूग खां का, दूसरा नाम आता है मलिक काफूर का, तीसरा है नुरसतन खां और चौथा है जफर खां। तो ये चारों प्रमुख सेनापति जो है अलाउद्दीन खिलजी के नजदीकी थे, ये प्रमुख सेनापति कहलाए अलाउद्दीन खिलजी के। तो इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। अगला है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जारी किए गए अध्यादेश। यानी कि इस टाइम पे क्या होता था, जो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था उस टाइम पे इसके साम्राज्य के जो आमिर थे, सूबेदार थे, जनता थी, वो सारे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ थे। तो इसके टाइम पे जो है 4 विद्रोह पहले ही हो चुके थे। इसके टाइम पे अमीरों के द्वारा 4 विद्रोह पहले ही हो चुके थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि अपना धन को बचाने के लिए, अपनी सेना को नुकसान बचाने के लिए अगर मैं इन पर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से दबाव बनाऊंगा तो ये जो आमिर है, सूबेदार है, ये मेरे खिलाफ जो है विद्रोह नहीं करेंगे। तो इसने 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए इन विद्रोह का दमन करने के लिए। तो जो पहला इसने अध्यादेश जारी किया था वो क्या था, इसने जो है एक सुदृढ़ गुप्तचर की व्यवस्था की थी। यानी कि गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। यानी कि जो साम्राज्य में जितने भी लोग हैं उनके बीच में अगर इसके आदमी घूमते रहेंगे तो इसको जो है लोगों के विचारों का पता चलेगा। अगर जनता जो है राजा के विरुद्ध विद्रोह करेगी तो उसको पहले ही खबर हो जाएगी। तो इसीलिए इसने गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की। और जो बरीद था और मुनिया था,
इन जासूस को नियुक्त किया था, यानी कि ये प्रमुख जासूस थे बरीद और मुन्हिया। अगला जो अध्यादेश था उसमें उसने क्या किया कि जो शराब था तथा भांग थी जैसे मादक पदार्थों के प्रयोग पर रोक लगा दी। अर्थात इसने जो शराब तथा भांग जैसे मादक पदार्थों पर जो रोक लगाई थी वो इसलिए नहीं लगाई थी कि ताकि जनता का स्वास्थ्य सुधरे, बल्कि इसलिए लगाई थी क्योंकि ये समझता था जब आमिर, सूबेदार और जो जनता है जब वो मादक पदार्थों का सेवन करती है तो वो एक साथ बैठती है और उस टाइम पे वो विचार विमर्श करती है। तो उसको लगता था कि जब ये विचार विमर्श करते हैं तो वो राजा के खिलाफ जो है विद्रोह करने के लिए नीति बनाते हैं। तो उसने सोचा अगर ये एक साथ बैठेंगे ही नहीं तो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कैसे करेंगे। तो इसीलिए इसने जो है शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों पर रोक लगाई ताकि ये एक साथ बैठकर विचार विमर्श ना करें। अगला जो इसने अध्यादेश जारी किया था वो था आमिरों के पारस्परिक मेलजोल तथा विवाह संबंधों पर रोक लगाती थी, यानी कि जो आमिर है, सूबेदार है, इनके विवाह संबंधों पर रोक लगा दी, यानी कि मेल जोल ना करिए। विवाह तो करना ही था लेकिन उस टाइम पे जो इनका मेल जोल होता था उस पर रोक लगा दी, यानी कि ये मेल जोल नहीं करेंगे, सिर्फ विवाह का कार्य संपन्न करेंगे और इसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी कि मेल जोल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ये मेल जोल करेंगे तो उसको लगता था मेल जोल करने से ये राजा के विरुद्ध विद्रोह करेंगे, विद्रोह की नीति बनाएंगे। तो इसको रोकने के लिए उसने पारस्परिक मेलजोल और विवाह संबंधों को भी खत्म कर दिया था। अगला जो इसने अध्यादेश जारी किया था वो क्या था, अनुदान में दी गई भूमियों को इसने वापस ले लिया था और उन्हें खालसा भूमि बना दिया था और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिसके पास अत्यधिक भूमि है उस पर अधिक कर लगाया जाए। यानी कि इसने क्या किया, जो पहले के सुल्तान थे जिन्होंने क्या किया था, अनुदान में भूमियां दान की थी जिन भी लोगों को, जिससे क्या होता था लोग अमीर हो जाते थे, लोगों के पास ज्यादा संपदा हो जाती थी, तो इसने उनसे भूमियां वापस ले दी थी जिनको पेंशन के रूप में, अनुदान के रूप में भूमियां दी गई थी। और इसने जो है जिनके पास अपनी अधिक भूमि है उन पर भी जो है कर लगा दिया ताकि ये आर्थिक रूप से इन पर दबाव बना रहे। क्योंकि इसको लगता था अगर जो लोग हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो वो राजा के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसने क्या किया था, पुराने राजाओं के द्वारा दी हुई भूमि को वापस ले लिया था जो कि पेंशन और अनुदान के रूप में दी जाती थी और उनको खालसा भूमि में मिला दिया। खालसा का मतलब होता है सरकारी भूमि में मिला दिया था। तो इसीलिए उसने जो है विद्रोह को रोकने के लिए ये 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए थे। तो ये 4 विद्रोह को उसने जारी किया था विद्रोह को रोकने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने भारत में हिंदुओं पर कठोर नीति लगाई और सभी हिंदुओं को निर्धन बना दिया ताकि वे भी विद्रोह ना कर सकें। उसको हिंदुओं को देखकर भी डर लगता था कि कहीं ये भी जो है अपने आपस में मिलकर मेरे खिलाफ यानी कि सुल्तान के खिलाफ विद्रोह की नीति ना बनाए। इसीलिए उसने क्या किया, उनके प्रति कठोर नीति अपनाई और हिंदुओं को जो है निर्धन बनाने के लिए अलग अलग कार्य किए ताकि वो क्या ना कर सके, सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह ना कर सके। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है अलाउद्दीन खिलजी के समय के मंगोल आक्रमण। तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो मंगोल आक्रमणों में से जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1297 ईस्वी में, जो कि कादर खां के नेतृत्व में हुआ था। इसमें अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खान ने जो है इस विद्रोह को दबा दिया था। आप ही मैंने पढ़ाया था उसके 4 सेनापति प्रमुख थे जिनमें से एक उलुग खां भी प्रमुख था। तो जो उलुग खां था उसके द्वारा 1297 ईस्वी में कादर खां के द्वारा किया गया जो मंगोल आक्रमण था उसको उसने दबा दिया था। अगला जो मंगोल आक्रमण होता है वो 1299 ईस्वी में होता है, जो कि साल्दी ने आक्रमण किया था। यानी कि सल्दी नामक जो आक्रमणकारी था उसके नेतृत्व में जो है मंगोल आक्रमण हुआ था जिसे जफर खान ने दबाया था। अगला है 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा ने आक्रमण किया था, इसे भी जफर खान ने दबा दिया था। तो 1299 ईस्वी में मंगोल आक्रमण जो कि कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था, इसे भी जो है जफर खान नामक जो सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का उसके द्वारा दबा दिया गया था। अगला होता है 1303 ईस्वी में जो कि तरगी बेग के नेतृत्व में होता है और इसे जो है अलाउद्दीन की सेना जो है दबा देती है, यानी कि इसमें भी जो है मंगोलों की ही हार होती है। और अगला जो मंगोल आक्रमण होता है वो 1305 ईस्वी में होता है जो कि 3 लोगों के नेतृत्व में होता है जिनमें प्रमुख थे अली बेग, तरतक और तरगी बेग। तो ये 3 लोगों के नेतृत्व में जो है मंगोल आक्रमण होता है 1305 ईस्वी में और इस आक्रमण का भी दमन कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा। अगला जो मंगोल आक्रमण होता है वो कुबक खां के नेतृत्व में होता है
1306 ईस्वी में, और इसमें मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण को दबा दिया जाता है। यानी कि इसमें जो सेना का नेतृत्व करता है वो करता है मलिक काफूर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही सेनापति होता है, और जो मलिक काफूर है वो इस मंगोल आक्रमण को दबा देता है। तो ये प्रमुख आक्रमण थे मंगोलों के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगला है, जो अलाउद्दीन खिलजी के अभियान किए गए थे उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि इसने उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत दोनों क्षेत्र में इसने जो है अपने अभियान चलाए थे। तो जो उत्तर भारत का अभियान चलाया था उसमें जो जीते गए राज्य थे उसको उसने सीधे सीधे अपने साम्राज्य में मिला दिया था, लेकिन जो उसने दक्षिण भारत में अभियान किए थे और वहां के जो क्षेत्र जीते थे, जो राज्य जीते थे, उनको इसने अपने राज्य में नहीं मिलाया, बल्कि जो है वहां के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। तो जिन राजाओं ने जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार किया, तो उसने उन राजाओं को आदेश दिया कि शासन तो आप ही करोगे, लेकिन उसके बदले आप मुझे क्या दोगे, टैक्स दोगे, टैक्स के रूप में धन दोगे। तो ये जो है उसने दो प्रकार के अभियान चलाए थे, एक उत्तरी भारत का अभियान और एक दक्षिण भारत का अभियान। तो उत्तरी भारत के जो जितने भी राज्य थे उसको तो उसने सीधे सीधे अपने राज्य में मिला दिया था, लेकिन जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनको अपने राज्य में ना मिलाकर, बल्कि उन क्षेत्रों के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर अपने अधीन कर दिया था, और वहां से वो क्या करता था, टैक्स वसूलता था, धन लेता था। तो इस प्रकार से उसके अभियानों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम गुजरात अभियान, जो कि हुआ था 1299 ईस्वी में। तो गुजरात का शासक इस टाइम पे था कर्ण बघेल। तो 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के लिए अभियान चलाया था, लेकिन जो कर्ण बघेल था वो बिना युद्ध किए ही भाग गया, क्योंकि वो भयभीत हो गया अलाउद्दीन खिलजी से। तो उसने बिना युद्ध किए ही, जो कर्ण बघेल था गुजरात का राजा, तो उसने जो है युद्ध नहीं किया और पहले ही भाग गया, और देवगिरी तथा रामचंद्र देव से शरण ले ली थी। जो कर्ण बघेल था उसने देवगिरी और रामचंद्र से शरण ले ली थी, जिसके पश्चात जो गुजरात है उसको जो है दिल्ली में मिला दिया गया था, क्योंकि यहाँ का शासक जो था कर्ण बघेल वो तो भाग गया था। तो इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने गुजरात क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला दिया था। अगला है रणथंभौर विजय। तो रणथंभौर पर जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था वो 1300 ईस्वी में किया था। इससे पहले भी हम रणथंभौर के बारे में पढ़ चुके हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हैं उसने भी रणथंभौर पर आक्रमण किया था, लेकिन रणथंभौर साम्राज्य की सुदृढ़ता को देखकर, वहां की सैनिक व्यवस्था को देखकर, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने अपना अभियान वापस ले लिया था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने अपना अभियान वापस नहीं लिया था, क्योंकि जो हामिर देव का जो मंत्री था रणमल, तो उसने जो है अपने ही शासक हामिर देव के साथ विश्वासघात किया था और जो है अलाउद्दीन खिलजी की मदद की थी। तो इसी कारण हामिर देव हार जाता है और अलाउद्दीन खिलजी जो है जीत जाता है, जिसके कारण जो रणथंभौर है उस पर अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त कर देता है। अगला है चित्तौड़ विजय। इस टाइम पे जो चित्तौड़ का शासक था वो था रतन सिंह, और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अभियान इसलिए चलाया था ताकि वो रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती को विजित कर सके। यानी कि वो रानी पद्मावती को पसंद करता था, उसकी सुंदरता पर वो मोहित था, तो रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तो जब वो राजा रतन सिंह को मारकर महल में जाता है, तो जो रानी पद्मावती होती है, जब रानी पद्मावती को इस बात की खबर होती है, तो वो क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है अन्य महिलाओं के साथ, यानी कि आग में कूद जाती है। इस तरीके से जो अलाउद्दीन खिलजी है उनको जो है पद्मावती नहीं मिल पाती। तो ये कहानी थी चित्तौड़ विजय की, यानी कि वो चित्तौड़ पर विजय तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन जिस उद्देश्य से वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है वो प्राप्त नहीं कर पाता, यानी कि पद्मावती को प्राप्त नहीं कर पाता। अगला जो अभियान चलाया था उसने, वो चलाया था मालवा पर 1305 ईस्वी में, और इस टाइम पे जो यहाँ का शासक था वो था महलक देव, और अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण करके वहां के जो शासक था महलक देव उसको हरा दिया था और मालवा पर विजय प्राप्त कर ली थी। अगला है देवगिरी अभियान, जो कि 1307 ईस्वी में उसने किया था, और ये जो अभियान हुआ था वो मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था, और इस टाइम पे जो देवगिरी का शासक था उसका नाम था रामचंद्र देव। अगला जो अभियान चलाता है अलाउद्दीन खिलजी वो चलाता है देवगिरी अभियान, वो चलाता है 1307 ईस्वी में। इस टाइम पे जो देवगिरी का शासक होता है
वो होता है रामचंद्र देव। और 1307 ईस्वी में मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण किया था और रामचंद्र ने जो है अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करवा दिया था, क्योंकि जो रामचंद्र है वो इस युद्ध में हार जाता है। इसी कारण वो अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करा देता है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी से करा देता है। और इसी कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रामचंद्र को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता है तथा राम राय की उपाधि भी दे देता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने राय राया की उपाधि किसे दी थी, तो वो दी थी देवगिरी के राजा रामचंद्र को। अगला जो उसने अभियान किया था वो किया था तेलंगाना पर। तो तेलंगाना अभियान उसने किया था 1309 ईस्वी से लेकर 1310 ईस्वी में। इस टाइम पे जो तेलंगाना का शासक था वो था रुद्रदेव द्वितीय, और रुद्रदेव द्वितीय की जो राजधानी थी वो थी वारंगल। तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने इस क्षेत्र को भी विजिट कर लिया था, और यहाँ का जो सुल्तान होता है रुद्रदेव द्वितीय वो सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। अगला जो उसने अभियान किया था वो पांड्या राज्य पर किया था 1311 ईस्वी में, और उस टाइम पे पांड्य देश का जो राजा था वो था वीर पांड्या, जिसकी राजधानी थी मथुरा। तो 1311 ईस्वी में मलिक काफूर ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था तथा इसने इस क्षेत्र पर भारी लूटपाट की थी, क्योंकि जो वीर पांड्या होता है वो युद्ध करके भाग जाता है, यानी कि राजा की अधीनता को स्वीकार नहीं करता। इसी कारण जो मलिक काफूर है उसके हाथ तो वीर पांड्या नहीं लगता, लेकिन वो यहाँ जो है अत्यधिक लूटपाट कर देता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा राजा था जिसने जो है अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, तो वो था पांड्या राज्य का राजा वीर पांड्या। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गठित 4 प्रकार के बाजार। तो जो सबसे पहला बाजार था वो था सराय अदल, यानी कि न्याय का स्थान। यह एक तरह का सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था। इस बाजार में भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां, चीनी, घी, कपड़े आदि वस्तुएं बिकती थी, यानी कि जो सामान्य वस्तुएं होती थी जैसे जड़ी बूटियां, चीनी, घी, तो ये सारी जो है सराय अदल नामक बाजार में प्राप्त होती थी। अगला है मंडी। तो यहाँ जो है अनाज का बाजार था। इससे संबंधित जो है 8 अधिनियम थे। इसमें से जो प्रथम अधिनियम था उसके अंतर्गत सभी प्रकारों के जो अनाज होते थे उनका मूल्य निर्धारित था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस अधिनियम के तहत जो है अनाजों का मूल्य निर्धारित था, तो वो था प्रथम अधिनियम के तहत, जो कि मंडी बाजार में आता था। और अनाज को बाजार के नियंत्रण में लाने के लिए सुल्तान ने सहना-ए-मंडी की स्थापना की थी तथा जमाखोरों के लिए कठोर दंड की व्यवस्था भी की थी। यानी कि जो मंडी नामक बाजार था उसमें जो है 8 प्रकार के अधिनियम लागू थे, जिसमें से जो प्रथम अधिनियम था उसमें सभी अनाजों का मूल्य निर्धारित था, यानी कि जितने भी अनाज होंगे उनका मूल्य निर्धारित होगा कि ये इतने रुपए में बिकेंगे। और अनाज को बाजार के नियंत्रण में लाने के लिए सुल्तान ने सहना-ए-मंडी की स्थापना की थी। अगला जो बाजार आता है वो आता है घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार। तो इसमें 2 प्रकार के नियम लागू थे, जिसमें जो पहला नियम था उसमें था किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण, यानी कि जो वस्तु जिस किस्म की होगी, जिसका जितना ऊंचा अवसर होगा उसका उस हिसाब से मूल्य निर्धारण होता था। और अगला था दलालों पर कठोर नियंत्रण, यानी कि जो दलाल होते थे उनको जो है कठोर नियंत्रण के अंतर्गत रखा जाता था, ताकि वो किसी भी तरीके की धोखाधड़ी या फिर अपने फायदे के लिए कोई भी गलत कार्य ना करें। और जो चौथा प्रकार था बाजार का वो था सामान्य बाजार। इसमें जो है सामान्य प्रकार की वस्तुएं बिकती थी, जैसे सब्जी, कपड़े, बर्तन आदि चीजें सामान्य बाजार में मिलती थी, और इनका मूल्य उत्पादन मूल्य पर आधारित था, यानी कि उत्पादन करते हुए जितना खर्चा आया उसी को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं का मूल्य भी निर्धारित किया गया था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने 6 वर्षीय शिहाबुद्दीन को सुल्तान बनाया था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। यानी कि शिहाबुद्दीन सुल्तान बना था अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जो कि 6 वर्ष की आयु में सुल्तान बनाया गया था मलिक काफूर के बाद। लेकिन आगे चलकर जो अलाउद्दीन खिलजी का तीसरा पुत्र होता है जिसका नाम होता है मुबारक शाह, तो मुबारक शाह ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी थी तथा शिहाबुद्दीन को बंदी बनाकर उसे भी मरवा दिया था। यानी कि इसने राजगद्दी प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर और शासक जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, तो दोनों को मरवाकर शासन ग्रहण कर लिया था। तो इस प्रकार से मलिक काफूर की भी हत्या हो जाती है और शिहाबुद्दीन जो कि 6 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, उसकी भी हत्या हो जाती है। और इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है मुबारक शाह खिलजी, जिसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1316 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक होता है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मुबारक शाह खिलजी के बारे में वो है कि इसने जो है स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। यानी कि जो धर्म से संबंधित खलीफा होते थे, जो धर्म के
जो धर्म के उपदेश देते थे, तो इसने स्वयं को ही खलीफा बना दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, तो वो था मुबारक शाह खिलजी। अगला है, माना जाता है कि जो मुबारक शाह खिलजी है उसकी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं थी। यह कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था और कभी निर्वस्त्र होकर भी आ जाता था, यानी कि एक तरीके से इसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ा हुआ था, जिस कारण ये क्या करता था, स्त्रियों की तरह वस्त्र पहनता था, निर्वस्त्र होकर कहीं भी घूमता रहता था। तो ये मुबारक खिलजी की विशेषताएं थी। अगला है, 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी के ही प्रधानमंत्री खुसरो खां ने मुबारक खिलजी की हत्या कर दी थी और स्वयं शासक बन गया था। यानी कि खुसरो खां ने ही क्या किया था, मुबारक खिलजी की हत्या की थी, जो कि किसका प्रधानमंत्री था, मुबारक खिलजी का ही प्रधानमंत्री था। तो इसकी हत्या करवाकर खुसरो खां शासक बन गया था। तो मुबारक खिलजी के बाद जो शासक बनता है वो बनता है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक होता है, जो कि 1320 ईस्वी में शासक बनता है और केवल कुछ दिनों के लिए, यानी कि 15 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 1320 ईस्वी तक शासक बनता है। और इसकी जब हत्या हो जाती है तो उसके बाद जो है खिलजी वंश का भी पतन हो जाता है। और खिलजी वंश के बाद जो दूसरा वंश आता है वो आता है तुगलक वंश। तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। तो खिलजी वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब देखेंगे हम एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तो मैंने बताया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा नियुक्त किया था, तो वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने। और इसका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, इसीलिए इसने क्या किया था, खुद को खलीफा नियुक्त किया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा नियुक्त किया था, तो वो क्या था, मुबारक शाह खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को कहाँ से खरीदा था, तो इसने मलिक काफूर को खरीदा था गुजरात क्षेत्र से 1000 दीनार में। तो इसीलिए जो मलिक काफूर है उसको 1000 दीनारी भी कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी कहाँ थी, तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की राजधानी थी वो थी किलोखरी। और किलोखरी में जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्यारोहण भी करवाया था। अगला है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था वो था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शासक नया धर्म चलाना चाहता था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन जो उलेमा होते थे वो इसका विरोध करते हैं, इसीलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है वो नया धर्म नहीं चलाता। लेकिन ये इच्छा किसकी थी, अलाउद्दीन खिलजी की। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक की हत्या करके शासक बना था, तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी और उसके बाद वो शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिकंदर सानी का अर्थ होता है द्वितीय सिकंदर। अगला है, अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार था, तो जो अलाई दरवाजा था वो मुख्य द्वार था कुतुब मीनार का। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो जो अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण भी करवाया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आज की आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज के लिए बस इतना ही। खिलजी वंश से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो सारे हमने इस वीडियो में कवर किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।